जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं एक नए अंदाज में करेंगे इंडियन नेवी MR 2021 और 20 बैच के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर कोई नया बच्चा है जिसको पता नहीं है इसका सिलेबस, तो मैं आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूँ। इसमें कुल 25 को क्षमा कीजिएगा 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन GS और GK करंट अफेयर के और 25 क्वेश्चन साइंस प्लस मैथ के। और जो टाइम होता है वो टाइम होता है 30 मिनट का। और जो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 1/4 का मतलब ये है, अगर 4 सवाल गलत होते हैं तो उसका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि सारे सवाल 1 नंबर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अब जो पेपर होता है वो होता है ऑनलाइन। अगर आपको किसी को भी हमारी PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आप नीचे दिए गए, क्षमा कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा। क्यों? मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आप ये लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और फिर आप लिखिएगा कि MR के लिए PDF फाइल चाहिए, कुछ ऐसे करके लिख दीजिएगा, तो हम आपको फाइल दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, ये पार्ट 1 है और पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ये इसके नंबर पड़े हैं, जैसे ऑप्शन A ये हो गया, B ये हो गया, C और ये हो गया D, ऐसे हम मान के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है मतलब टाइप करते समय। तो आप उसके उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आप समझ लीजिएगा। अगर मैं बोलूँ ऑप्शन नंबर C सही है तो समझ लीजिएगा ये सही है। अगर बोलूँ ऑप्शन नंबर D सही है तो आप समझ लीजिएगा ये सही है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। और सवाल हमारा कहता क्या है? सवाल कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो आपको हम बता दें, जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दिए गए ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ऑस्ट्रिया। देखिए मैंने इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कहीं ऑस्ट्रिया ही मतलब ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रिया मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, तो इसलिए मैंने दोनों कंट्री को डाल दिया है। ये यूरोपीय कंट्री है और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कंट्री है। तो आप याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग महाद्वीप की कंट्रियां हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर यशपाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है, हरित क्रांति की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा असर किस फसल पर पड़ा था? मतलब किस फसल में सबसे ज़्यादा उपज बढ़ी थी? तो सबसे ज़्यादा उपज हरित क्रांति कार्यक्रम के दौरान गेहूं फसल में उपज बढ़ी थी। तो आप ये भी याद रखिएगा, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सन्निकटता से अनुसरण करता है? सन्निकटता का मतलब पास में, निकट में, ये समझिएगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम या 0 डिग्री। तो अगर इसकी सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि सवाल नंबर 5 होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इसके ऑप्शन जो हैं पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या अरुण। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभी मतलब अभी वर्तमान में
शनि के सर्वाधिक ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं? तो हैं 82। और बृहस्पति के हैं शायद 78 या 76, मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा शनि के सर्वाधिक ग्रह हैं। इसके पहले तक बृहस्पति के थे, लेकिन अब शनि के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल MR 2020 में जब 6 फरवरी, क्षमा कीजिएगा, 6 फरवरी 2020 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि वो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो थोड़ा स्पीड में करते हैं वरना छूट जाएंगे, फिर उधर मैथ सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो चलिए अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1950, 1 जनवरी 1950, 1 सितंबर 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सितंबर 1956 जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कह रहा है सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म, खेल, राजनीति या लेखन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी जो हैं वो लेखन से संबंधित हैं। बहुत बहुत अच्छे रुश्दी है, ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट है, सलमान रुश्दी है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको सबको पता होगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी है। थोड़ा हम प्रायद्वीपीय देख लेते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है, किसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत? ये जो भाग है हमारा भारत का, ये जो निचला भाग होता है, ये मान लीजिए यहाँ से इधर वाला जो निचला भाग होता है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबक नामक चोटी से निकलती है। चलिए अगला सवाल कह रहा निम्नलिखित किस राज्य युग्म हो गया यहाँ पर, राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जन घनत्व पाया जाता है? तो जो जन घनत्व है वो सबसे ज़्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? कतर, ऑप्शन ए कतर, पेरिस, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? तो ऑप्शन दिया है रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो आपको बता दें जो बंदरगाह टाउन था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था लोथल। लोथल में जो बंदरगाह था उसका नाम था गोदीवाड़ा। आपको बता दें लोथल आप कहाँ पड़ता है? तो ये वाला जो भाग है आज का हमारा या सौराष्ट्र वाला, यही हमारा लोथल पड़ता था और वहीं एक बंदरगाह था जिसे हम गोदीवाड़ा कहते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 12 कहता है किस ग्रह पर सर्वाधिक कृत्रिम ग्रह हैं? देखिए इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, कृत्रिम उपग्रह हैं, ग्रह नहीं क्षमा कीजिए उपग्रह हैं। तो ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी, शनि, मंगल या बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी। देखिए जब कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है आर्टिफिशियल उपग्रह सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वो शनि पर हैं। तो आप इस बात को विशेष गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इस बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप सबको पता होगा बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात हम राष्ट्रीय आपातकाल की करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगाया जाता है। हमारे संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। एक अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, एक है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 को हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं और इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अनुच्छेद 56 को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 356।
अगला कह रहा है क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्षय रोग है वो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग को कहीं टीबी लिखा जाता है, टीबी टीबी लिखा जाता है, और टीबी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इस सवाल का 15 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है दबाव बढ़ने पर तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो आप सबको पता होगा, जब हम दबाव बढ़ता है तो जो तरल होता है उसका क्वथनांक जो होता है, वो क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। तो वो जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि सन 1923 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये सवाल 6 फरवरी 2020 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। मैंने आपको पिछले बार बताया है कि तीसरा शिफ्ट मैंने भी दिया है, तो मैं वही सवाल को यहाँ पर मतलब हाईलाइट करता हूँ जो सवाल पूछे गए थे, या कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो एग्ज़ाम दिए थे, तो उनसे पूछा था कैसे सवाल आए, तो वो जैसे बताएं, और लेबल तो मुझे खुद ही पता था, तो वही सवाल ज़्यादातर मैंने इसमें रखे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो सवाल बहुत ही अच्छे रखे गए हैं, इसके चिंता मत करिए। थोड़ा स्पीड में करते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निप्पन किस देश का पुराना नाम है? जो निप्पन है वो किस देश का पुराना नाम है? मंगोलिया, अमेरिका, जापान या चीन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान जो है वो, निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, देखिए ये एक पुस्तक है, ये भी आता है, कह रहा है कि लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है, मतलब लज्जा नामक किताब किसने लिखी थी? ए दिया है तस्लीमा नसरीन, तरला दलाल, बेनजीर भुट्टो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तस्लीमा नसरीन। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? इसे बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी इंग्लिश में। तो ये जो स्थित है वो स्थित है खड़गवासला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म एनडीए है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ये बांध से सवाल आ गया, कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन दिया उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या जम्मू कश्मीर। तो आप सबको पता है जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? तो नदी का नाम है महानदी। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अगला सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की राजधानी है? विशाखापट्टनम, अमरावती, विजयवाड़ा या हैदराबाद? आप सबको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो पहले थी वो थी हैदराबाद, लेकिन 2 जून 2014 को हैदराबाद से एक नया राज्य अलग हो गया, तेलंगाना। और अब क्षमा कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया, तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी अब हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है 2024 से हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? देखिए मुद्रा और राजधानियां भी पूछता है, तो आप इसको मतलब रट लीजिएगा, और मैं करा दूंगा, बाकी फिर रटना तो पड़ेगा आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा कहता है कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, अब सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, रसोद या संतूर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संतूर। ये क्वेश्चन भी MR 2020 में आया हुआ है। देखिए हमारा ये पार्ट
2 ख़त्म हुआ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि चलिए और एक वीडियो कर ली जाए, कि अच्छा लग रहा है बच्चों को। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ से हमारा साइंस शुरू हो रहा है और सवाल नंबर ये 26 है। सवाल कह क्या रहा है कि क्यूसेक किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम बता दें, क्यूसेक जो है वो बहते पानी का आयतन का मात्रक है, बहते पानी के आयतन का मात्रक है। तो इसका इस तरह सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बहता हुआ पानी का आयतन हम किससे मापते हैं, तो क्यूसेक से मापते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूसेक में नापते हैं, तो सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर, कोश, कक्ष या तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे हम तीनों कहते हैं। ये सब जो ऊपर 3 दिए गए हैं ये सब कहते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारा कह रहा है कि एक मकान में 10 विद्युत बल्ब 40 वाट 100 क्षमा कीजिएगा 220 वोल्ट के प्रतिदिन 5 घंटे तक प्रकाशित हो जाते हैं। प्रतिदिन व्यय हुई ऊर्जा किलोवाट घंटा में क्या है। तो चलिए ये सवाल हम सॉल्व करते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला भी है। तो इस तरह से इसका जो सवाल है, ये सवाल है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। इसमें आप फार्मूला ये लगाइएगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, क्योंकि किलोवाट घंटा में पूछा है। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। अगर ना आए तो आपको मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, लास्ट में नहीं, जो आप शुरू में बताया था इस पर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अगला सवाल जो कह रहा गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्षमा कीजिएगा सवाल नंबर 30 है। सवाल क्या रहा रिकेट्स यानी कि अस्त विकलांगता, मतलब जिसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों का रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब रिकेट्स जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो कह रहा है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आप सबको पता होगा किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अभी आप जो सवाल मैंने बताया था कि किलोवाट घंटा में पूछा है, इसलिए 1000 से भाग करना है तो वो ऊर्जा ही निकालना था, इसीलिए ये भी उससे रिलेट करके देखेंगे तो सवाल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि लघु दृष्टिदोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या साधारण लेंस। जो 32 का हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस। जब हमारे लघु दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो उसके निवारण हेतु हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए ये सवाल 33 नंबर सवाल क्या रहा है, क्षमा कीजिएगा 33 नंबर सवाल जो हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया है दूरी, समय, ताप या ऊष्मा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ट्राइकोमा आंखों के रोग से संबंधित है, पीलिया यकृत से संबंधित है, ल्यूकीमिया रक्त कोशिकाएं से संबंधित है, अति तनाव निम्न रक्तचाप से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों सही हैं एकदम, मतलब जो ट्रैकोमा रोग होता है वो आंख से संबंधित है, पीलिया रोग यकृत से संबंधित है, और ल्यूकीमिया रोग रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। लेकिन अति तनाव निम्न रक्तचाप से नहीं संबंधित है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल नंबर हमारा 35 होगा। और 35 नंबर सवाल कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा, जो बांझपन होता है, जो बांझपन होता है वो होता है विटामिन ई की कमी से। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा विटामिन ई। इसे पुरुषत्व विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया है मैडम क्यूरी। आप मैडम क्यूरी मत लगाइएगा, ये गलत है। रदरफोर्ड, पियरे क्यूरी या हेनरी बेक्यूलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेक्यूलर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 36, सवाल नंबर 36 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चलिए समझ जाइएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है निम्न वस्तु का पलायन, क्षमा कीजिएगा सवाल मैं फिर से पढ़ रहा हूं, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है वो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर बात हम पृथ्वी के पलायन वेग की करें तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है टांका लगाने का तार किन धातुओं से बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा साइनाइड और पीबी यानी कि लेड से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं मैथ, और मैथ को हल करेंगे। मैथ को हल नहीं, मैथ को एकदम हलवा बना देंगे, देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है अब मैथ को सॉल्व करने में। अभी पर्याप्त समय भी है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सवाल हमारा कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 13, 86 है और महत्तम समापवर्तक 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 198 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा रफ निकालिए, पेन निकालिए, मेहनत कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है जब दो लासा और मासा दिए हो और एक संख्या दी हो, कोई दूसरी संख्या पूछी जा रही हो, तो उसका हम फार्मूला लगाएंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या। चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, समझ चलिए लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दी गई है, लासा दिया गया, मासा दिया गया और लासा दिया गया है। तो चलिए इसे हम फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला होगा हमारा 13, 36 गुणे 11 बराबर 198 गुणे हमारी दूसरी संख्या। थोड़ा जगह कम पड़ गई, दूसरी संख्या। जब ये 198 इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में, तो इसे हम दूसरे चरण में करेंगे क्या कि 100, चलिए यहीं से हम कट कर दे रहे हैं, थोड़ा कलर दूसरा ले लें। 11 से हम 198 काटेंगे तो 1 और 8 यानी कि 88 बचेगा, तो 8 18 हो जाएगा। और जब हम 18 से 13 86 काटेंगे तो आएगा 77। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर 40 नंबर सवाल हमारा कहता है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं 24 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 या 36 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्षमा कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना आए तो आप उसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है और इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का औसत अगर हम 7 है तो चलिए 3 का गुणा हम 7 में कर देते हैं, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 3 में से 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 गुणे 4 कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। हमें एक संख्या जो बची शेष उसका हमें निकालना है, तीसरी संख्या क्या थी। तो अब 21 से 8 घटाएंगे, जब 21 से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 13। तो
41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो हमारा कहता है, कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 18 जो है वो एक्स प्लस 3 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक्स बराबर एक्स प्लस 3 दिए है तो इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो एक्स बराबर हमारा ये प्लस में उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें -3 रखना है। चलिए रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है इसे हम इसके स्थान पर -3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 माइनस, जो -3 था उसे उसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के और एक्स के जगह हम रख देते हैं 3 तो 3 के हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। और अब हम इसे क्या करेंगे कि हाँ चलिए 9 और 18 को जोड़ लेंगे तो 27 आ जाएगा। तो के बराबर आ जाएगा, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो चलिए 3 जी सही किए हैं। तो इसे हम करेंगे, जब 27 आएगा तो ये इधर 27 चला जाएगा और ये 3 के रहेगा और 3 से 3 मतलब 3 से हम 27 को काटेंगे तो आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं दिया है, इसे हम मान लेते हैं 9। तो मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा मतलब आंसर नंबर जो आंसर आएगा वो आएगा 9, जो कि ऑप्शन में मिलता नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब अगर होता तो 9 होता, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो 9 है। तो 42 का आंसर 9 आएगा। अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 के गुणनखंड है। इसको आप कर लीजिएगा। 8 को आप तोड़ेंगे तो 10 वो 18 माइनस 10 कर लीजिएगा, फिर आप गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x माइनस 18, दूसरा आएगा x प्लस 10। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल कह रहा है एक श्रेणी में 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 24 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष लड़कियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए जैसे अभी मैंने पिछला किया था सेम वैसे ही करना है, तो आप कर लीजिएगा। और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर जो है वो आएगा 16 वर्ष 6 माह, यानी कि 16.5 वर्ष। अब हमारा जो अगला सवाल आने वाला है वो आने वाला है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से है। चक्रवृद्धि ब्याज, अगला सवाल कह रहा है कितने समय में 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 210 हो जाएगा, कितने समय में। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, आपको मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला नहीं, हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें कि छोटा पड़ जाए। चलिए देखिएगा, हमें पता नहीं है, हम बाई ऑप्शन करेंगे। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। 10% का फ्रैक्शन हमारा बनेगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10 बनेगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल बनेगा। अब आप बताइए, कोई वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपये है, पहले साल वो बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 10 बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी। चलिए इसे हम पूरा 10% है, मान लीजिए हमारे पास पैसा 100 रुपये था, हाँ 100 रुपये था, तो पहले वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अब आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10 रुपये, और इस 10 पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपये इसका भी हो जाएगा। यानी हमारे पास कुल जो ब्याज आ गया वो आ गया हमारे पास कितना, 21 रुपये। और ये 21 रुपये जो है वो किसके बराबर है, तो 210 के बराबर है। इसका मतलब है हम यहाँ पर जब 10 का वर्ग करें तो हमें 100 प्राप्त हुआ। वर्ग का मतलब हुआ कि हमने हमारा जो टाइम लगा कितना लगा, इस पावर के बराबर, यानी कि 2 वर्ष लगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा कि ताकि समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड में करते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है साइन 120 अंश का मान होता है, तो होता है √3/2।
अगला सवाल कह रहा है कि 12 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुना हो जाती है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी? तो आप कर लीजिएगा, व्यक्ति की वर्तमान आयु 25 वर्ष थी। आप वो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज दी गई है सेम वैसे करते जाइए, आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणकों का औसत क्या होगा? तो 3 के प्रथम 5 गुणकों का औसत क्या होगा? जैसे 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो प्रथम 5 गुणकों का औसत, क्षमा कीजिएगा, औसत पूछ रहा है, तो जो इसका औसत आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक नल 3 घंटे में एक टब को भरता है तथा नल भी उसी टब को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक साथ दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितने समय में टब भर जाएगा? तो इसको तो कितने घंटे में भर जाएगा? चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए नल ए है, चल भी नहीं रहा है, ये नल ए है 3 घंटे में भरता है, ये बी है वो 6 घंटे में खाली करता है। मान लीजिए टंकी 6 लीटर की थी, जब ये 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरा होगा और ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली किया होगा। तो आप बताइए, टंकी में 2 लीटर भरा जा रहा है और 1 लीटर खाली किया जा रहा है, तो टंकी में कितना पानी बच रहा है? तो 1 लीटर बच रहा है टंकी में। अब टंकी 6 लीटर की है, एक घंटे में भरने में 1 लीटर भरता है, तो 6 लीटर भरने में भाई 6 घंटे लग जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 घंटे। अगला सवाल जो कह रहा है कि √5 बराबर दिया हो 3.88 हो तो √5/3 का मान होगा। तो आपको बता दें, अगर इसे हम √3/5 का मान अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.29। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, करना कुछ नहीं, मात्र इससे 3 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। थोड़ा टाइम कम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।